गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी तक हमने आपके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स क्लास 10th के वीडियोस बनाए हैं। आज हम आपके लिए बायोलॉजी का वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हार्ट। स्टूडेंट, हार्ट में हमारा जो क्लास 10th का सिलेबस है वो बहुत ही लिमिटेड है और मैं भी आपको कोशिश यही करूंगा कि कुछ बेसिक्स बायोलॉजी जो आपके हार्ट के टॉपिक से रिलेटेड है उनके बारे में बताऊं, जिसमें आप स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में जान सकें और साथ ही साथ जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डबल सर्कुलेशन, जिसको हम कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण, उसके बारे में भी आपको बता सकूं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट जो हमारे हार्ट से रिलेटेड हैं। स्टूडेंट, आपने क्लास 9th में जो आपका लिविंग ऑर्गेनिक लिविंग डाइवर्सिटी का टॉपिक है, जहां पर आपने जीवों का वर्गीकरण पढ़ा हुआ है, वहां पर आपने पढ़ा है कि जो मछलियां होती हैं, फिशेज होती हैं, उनके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। दैट मीन्स उनका हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। वहीं आपने स्टूडेंट पढ़ा है कि जो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स होते हैं उनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। और स्टूडेंट, आपने वहां यह भी पढ़ा है कि जो क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल है तो रेप्टाइल लेकिन उसके हार्ट में 4 चैम्बर्ड होते हैं। मतलब क्रोकोडाइल हो गया और उसके साथ साथ आपके बर्ड्स और मैमल्स, इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। तो स्टूडेंट, एक तो हमारा बेसिक बायोलॉजी हार्ट का यही निकल के आता है कि किसका हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, तो जवाब होता है मछलियों का, यानी कि फिशेस का। किसका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, तो बात निकल के आती है 3 चैम्बर्ड हार्ट की, तो फिर हम बताते हैं एम्फीबिया और रेप्टाइल्स। और जब हमसे पूछा जाता है किसका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, तो हमारा जवाब होता है क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। अगर मैं इसको सिंपल वे में आपको समझाने के बाद बात करूं, तो हार्ट अगर 2 चैम्बर्ड होता है तो एक एट्रिया होता है, मतलब एट्रियम जिसको कहते हैं, इसको हम एट्रियम कहते हैं जो सिंगुलर वर्ड है। प्लूरल में हम इसको एट्रिया वर्ड यूज करते हैं। हम इसको ऑरिकल भी कहते हैं। और जो दूसरा होता है चैम्बर, उसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो स्टूडेंट, चाहे आप एट्रियम कहो, एट्रियम को हम ऑरिकल भी कहते हैं और इसका प्लूरल वर्ड होता है एट्रिया। तो अगर मैं फिशेस की बात करूं तो फिशेस के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। अगर मैं बात करूं एम्फीबिया और रेप्टाइल्स की, तो इनके हार्ट में 3 चैम्बर्ड होते हैं, मतलब 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। अगर मैं बात करूं क्रोकोडाइल, बर्ड एंड मैमल्स की, तो इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, मतलब 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको ये टॉपिक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको मुझे जो डबल सर्कुलेशन एक्सप्लेन करना है उसके लिए हमारा ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। आप देखिए स्टूडेंट, जो हमारा एम्फीबिया एम्फीबिया और रेप्टाइल, एम्फीबिया और रेप्टाइल, ये आपके हैं 3 चैम्बर्ड में। और क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल और साथ ही साथ बर्ड्स एंड मैमल, ये आपके आते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट में। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपका फिशेज होते हैं इनमें आपको सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, सिंगल ब्लड का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। एक बार एट्रिया में ब्लड एंटर करता है और वो वेंट्रिकल से बाहर निकल जाता है। स्टूडेंट, जब मैं बात करता हूं एम्फीबिया और रेप्टाइल्स की, तो यहां पर हमको देखने को मिलता है कि जो हमारा एट्रिया होता है वो 2 पार्ट में बटा होता है। जो हमारा राइट साइड होता है उसको हम कहते हैं लेफ्ट एट्रिया और जो हमारा लेफ्ट साइड होता है उसको हम कहते हैं राइट एट्रिया। तो राइट एट्रिया जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है, लेफ्ट एट्रिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है और ये दोनों ब्लड जो जाते हैं वो वेंट्रिकल में पहुंच करके मिक्स्ड हो जाते हैं। तो वेंट्रिकल के थ्रू पूरी बॉडी में यहां पर मिक्स्ड ब्लड को सप्लाई किया जाता है। दैट मीन्स यहां पाया जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में। अगर हम बात करें क्रोकोडाइल, बर्ड्स या मैमल्स जिनके हार्ट में 4 चैम्बर्ड होता है, तो लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल। तो स्टूडेंट, यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में। और यहां पर आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि यहां वेंट्रिकल में आपके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती।
मतलब यहां पर आपको देखने को मिलता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो स्टूडेंट ये आपका सिंपल क्वेश्चन, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं तो आप बताओगे फिशेज में। फिशेज में कैसा सर्कुलेशन होता है? सिंगल सर्कुलेशन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं तो स्टूडेंट आपको याद रखना है 3 चैम्बर होते हैं। इनमें कैसा सर्कुलेशन मिलता है? तो इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। स्टूडेंट अगर बात किया जाए कि क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में कैसा सर्कुलेशन देखने को मिलता है तो कंप्लीट सर्कुलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर वेंट्रिकल्स में आपको कहीं भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग देखने को नहीं मिलता। स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फिशेस का हार्ट होता है इसको हम वेनस हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? वेनस हार्ट। वो इसलिए कहते हैं स्टूडेंट क्योंकि जो आपका फिशेस का हार्ट होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। मतलब ऐसा है कि जो आपकी फिशेज हैं, फिशेज में एट्रियम के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, जो एट्रियम से वेंट्रिकल में पहुंचता है और वेंट्रिकल से उसको सीधे गिल्स में, या जिसको हम गलफड़े भी कहते हैं, वहां पर पंप कर दिया जाता है। तो यहां पर सिंगल टाइम में केवल ब्लड फ्लो करता है और वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसीलिए हम फिशेज के हार्ट को वेनस हार्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट अभी तक हमने आपको देखा, आपने देखा होगा कि जो हार्ट में नंबर ऑफ चैम्बर के बेसिस पर हम किस तरीके फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी जान पा रहे हैं कि जो फिशेज होती है उसमें सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, और क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में आपको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। स्टूडेंट हम आपको 2 टॉपिक बताने जा रहे हैं जो हमारा सर्कुलेशन से ही रिलेटेड है और इन्हीं टॉपिक से बेस्ड है, और वो होता है पोइक्लियोथर्म्स जिनको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और दूसरा होता है होमियोथर्म्स जिसको हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। स्टूडेंट पोइक्लियोथर्म्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, और अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कौन नहीं कर पाते? तो इसमें आते हैं फिशेस, इसमें आते हैं एम्फीबिया और इसमें आते हैं रेप्टाइल्स। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है कि जो फिशेस होती हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं और जो रेप्टाइल्स होते हैं वो पोइक्लियोथर्म्स के अंतर्गत आते हैं। मतलब उनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि इनके भीतर अपने इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की एबिलिटी नहीं होती। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। दैट मीन्स इनका जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है। यही कारण है कि ऐसे एनिमल्स जो होते हैं ये आपका एस्टिवेशन या हाइबरनेशन शो करते हैं। एस्टिवेशन जिसको हम कहते हैं समर स्लीप, और हाइबरनेशन जिसको हम कहते हैं विंटर स्लीप। जब गर्मी के दिनों में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो ये अपने आप को ऐसी जगह पर छुपा लेते हैं जमीन के भीतर जहां पर इनका टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है, मेंटेन रहता है, और जब ठंडी का टाइम आता है, सराउंडिंग में टेम्परेचर कम हो जाता है, फिर अपने आप को उस प्लेस से अलग कर लेते हैं और अपने बॉडी के टेम्परेचर को इस प्रकार से ये मेंटेन करते हैं। आपको याद रखना है हाइबरनेशन जिसको हम विंटर स्लीप कहते हैं और एस्टिवेशन जिसको हम समर स्लीप कहते हैं, ये आपको याद रखना है। स्टूडेंट होमियोथर्म्स में हम जिसको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, इसमें आपके आते हैं जनरली बर्ड्स और मैमल्स, क्योंकि जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं इनके अंदर टेंडेंसी होती है अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, चाहे सराउंडिंग टेम्परेचर 45 हो चाहे 5 डिग्री सेल्सियस हो, उससे हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे भीतर पाया जाता है एबिलिटी जिससे हम अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट हम अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारे भीतर पाया जाता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। दैट मीन्स हमारे वेंट्रिकल के भीतर कहीं भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, जिसके कारण हम अपनी बॉडी सेल्स तक
लगातार ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा पाते हैं, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा पहुंचता है हमारे सेल्स तक, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू लगातार एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता है, जिससे हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवंस है कि जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं, ये आइसोथर्म्स या पोइक्लियोथर्मल उनको क्यों कहते हैं। सॉरी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके बर्ड्स और मैमल्स होते हैं, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कैसे कर पाते हैं, मतलब इनको हम होमियोथर्म्स या वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट, वहां पर आपका जवाब होगा क्योंकि इनके हार्ट में देखने को मिलता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में ये अपने बॉडी सेल्स तक लगातार ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि यहां पर वेंट्रिकल के भीतर कहीं भी आपकी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, और बॉडी सेल्स को लगातार ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजन सप्लाई होता रहता है। वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी बनाते रहते हैं और साथ ही साथ बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अभी तक का ये है कि फिशेस का हार्ट सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, 2 चैम्बर्ड होता है। एम्फीबिया रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन को देखने को मिलता है, 3 चैम्बर्ड होता है। क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में आपको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर हार्ट फुल्ली 4 चैम्बर्ड होता है। और साथ ही साथ हमको यह भी पता चला कि जो पोइक्लियोथर्म्स होते हैं उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, और उसमें आते हैं फिशेस, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स। और जो होमियोथर्म्स होते हैं जिनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं, उसमें मेनली हमारे आते हैं बर्ड्स और मैमल्स, और साथ ही साथ आता है क्रोकोडाइल। तो स्टूडेंट, हम आगे इस वीडियो को बढ़ाने से पहले आपको ये सारे पॉइंट्स बता चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट अभी आपको बताने जा रहे हैं वो हम बताने जा रहे हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्टूडेंट, अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट की बात करूं तो मैं आपके इसके बारे में बेसिक बातें बता चुका हूं कि जो हम मैमल्स होते हैं उनका हार्ट फुल्ली 4 चैम्बर्ड होता है। तो स्टूडेंट, अगर मैं ह्यूमन हार्ट के बेसिक स्ट्रक्चर की बात बताऊं तो मैं आपके सामने एक इजी वे में ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, उसको आप देखिए और उसी तरीके से आप भी बनाने का प्रयास करिएगा। स्टूडेंट, जब भी आप बोर्ड प्रिपरेशन की बात करते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करते हैं तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से हार्ट का स्ट्रक्चर बनाने को दिखता है बना हुआ। तो आपको याद रखना है कि आपका स्ट्रक्चर ज्यादा स्मूथ रहे, आपका जो भी स्ट्रक्चर में जो भी कंटेंट है उनके नेमिंग सही रहे, और साथ ही साथ आपको ध्यान क्या रखना है उसको मैं बता दे रहा हूं। स्टूडेंट, आप जो ऊपर के 2 चैम्बर दिख रहे हैं उनको हम एट्रियम कहते हैं, नीचे के 2 चैम्बर आपको जो दिख रहे हैं उनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। स्टूडेंट, आपको ध्यान ये रखना है कि जो एट्रियम होगा उसका जो वाल होगा वो थिन होगा और वो यूनिफॉर्म होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो वाल है ये यूनिफॉर्म बना रहा हूं और थिन बना रहा हूं। साथ ही साथ आपको इधर भी सेम सिमिलर यूनिफॉर्म थिन वाल बनाना है। स्टूडेंट, जब आप वेंट्रिकल की वाल बनाओगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि जो आपका ये आपका हो गया राइट एट्रियम, इसको हम कहते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया राइट एट्रियम, सॉरी इस स्ट्रक्चर को हम लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया राइट एट्रियम। स्टूडेंट, जब हम वेंट्रिकल की वाल बनाने चलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल कंपैरेटिवली हमको थिक रखनी है। स्टूडेंट, थिक रखनी है, और जो हमारा राइट वेंट्रिकल का वाल होगा इसको कंपैरेटिवली हमको थिन रखना है। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, तो जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है वहां पर आपको इसका जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब इसकी जो बीच की कैविटी है वो आपको ज्यादा रखने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है। लेकिन जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसकी वाल को ठीक रखने का लॉजिक ये है कि इसको ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करना होता है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना होता है तो इसको ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है, और इसी वजह से इसका जो वाल होता है वो थिक होना चाहिए। स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं तो मैं इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बनाऊंगा जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होता है वो आपका एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो आपके
हार्ट को कवर करता है। मतलब जो पेरिकार्डियम होता है ये हार्ट का आपका कवरिंग होता है, जो डबल मेम्ब्रेन लेयर होता है, ये आपको याद रखना है। हार्ट स्टूडेंट आप जानते हो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, पेरिकार्डियम से कवर्ड रहता है। जो एट्रियम होते हैं, एट्रियम आपके थिन वॉल्ड होते हैं, वेंट्रिकल की वॉल कंपेरेटिवली थिक होती है। एट्रियम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम के थ्रू, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम। वेंट्रिकल भी हमारा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल। और आप स्टूडेंट ये समझिए कि लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपको देखने को मिलता है एक वाल्व, जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व को हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, जिसका दूसरा नाम होता है, इसको हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव में आता है कि मिट्रल वाल्व का नाम क्या है, तो मिट्रल वाल्व हम बाइकस्पिड वाल्व को ही कहते हैं। लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वाल्व आपको यानी कि बाइकस्पिड वाल्व देखने को मिलता है। सेम आपको राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में स्टूडेंट देखने को मिलता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। स्टूडेंट जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसको हमको ध्यान रखना है वो होता है हमारा कॉर्डी टेंडनी। कॉर्डी टेंडनी कुछ टेंडन्स होते हैं जो आपके इस बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वाल्व को अपोजिट डायरेक्शन में खुलने से रोकते हैं। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं इनको हम कहते हैं कॉर्डी टेंडनी, कॉर्डी टेंडनी, कॉर्डी टेंडनी। स्टूडेंट स्पेलिंग आप एक बार देख लीजिएगा, कॉर्डी टेंडनी, कॉर्डी टेंडनी का स्पेलिंग आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। कॉर्डी टेंडनी जो होता है इसका अगर यूज की बात करें तो कॉर्डी टेंडनी एक टेंडेंस होते हैं जो आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व को होल्ड रखते हैं और उसको बैक फ्लो आप ब्लड को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। मतलब ये वाल्व को एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ तो ओपन होने देते हैं, लेकिन जब वाल्व आपके वापस से वेंट्रिकल से एट्रिया की तरफ ब्लड को ले जाने की कोशिश करते हैं तो ये आपके कॉर्डी टेंडनी स्ट्रेच कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपके वाल्व अपोजिट डायरेक्शन में ओपन नहीं हो पाते और आपका ब्लड का बैक फ्लो नहीं होता। स्टूडेंट जो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि जो आपका राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम में ओपन होते हैं सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। राइट एट्रियम में आपके ओपन होते हैं सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। ये बॉडी के अपर पार्ट से जो ब्लड को लेकर के आता है उसको कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, और बॉडी के लोअर पार्ट से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है उसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ये हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है और राइट वेंट्रिकल से स्टूडेंट ये ब्लड निकलता है और ये ब्लड पल्मोनरी एरोटा के थ्रू, पल्मोनरी एरोटा के थ्रू दोनों साइड की लंग्स में सर्कुलेट कर दिया जाता है। स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हैं कि जो आपका पल्मोनरी एरोटा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है और ये फिर लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाता है और ये दोनों साइड की बोथ साइड ऑफ लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है। स्टूडेंट ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ ले जाने का काम करता है। स्टूडेंट जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं वो होता है टू पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स। वन पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स हम इस साइड में आपके लिए ड्रॉ कर रहे हैं और वन पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स हम इस साइड में आपके लिए ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स, ये पल्मोनरी वेन्स स्टूडेंट पल्मोनरी वेन्स होती हैं टू पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स। ये पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं फ्रॉम द लंग्स और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रिया में कलेक्ट करती हैं और लेफ्ट एट्रिया से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड
स्टूडेंट पल्मोनरी एरोटा के थ्रू, किसके थ्रू स्टूडेंट? पल्मोनरी, सॉरी, वो जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में पहुंचा है, लेफ्ट एट्रिया से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सिस्टेमिक एरोटा के थ्रू, स्टूडेंट सिस्टेमिक एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके थ्रू? सिस्टेमिक एरोटा के थ्रू। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है कि जो हमारे ब्लड, हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है वो कहां से निकलता है? तो आपका जवाब होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से। कौन लेकर के जाता है? तो स्टूडेंट वो ब्लड लेकर के जाता है सिस्टेमिक एरोटा, सिस्टेमिक एरोटा। स्टूडेंट आपको याद रखना है, मैं अगर इसको एक बार फिर से बता दूं तो आपको याद रखना है कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पूरी बॉडी से कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करके उसको पहुंचाया जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एरोटा के थ्रू वो बोथ साइड ऑफ लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा ट्रांसफर कर दिया जाता है। स्टूडेंट आप ये भी देख रहे हैं कि टू पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स से कैरी किया जाता है लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू वो पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक एरोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख रहे हैं कि जो हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड होता है दैट मींस लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां पर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और जो हमारे हार्ट का राइट साइड है मतलब राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, यहां सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। स्टूडेंट दो खास बातें आपको यहां ध्यान देनी है कि जो आपका पल्मोनरी आर्टरी यानी कि आप इसको पल्मोनरी एरोटा भी कह सकते हो, वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लेकर के लंग्स की तरफ जाता है, और जो आपका पल्मोनरी वेन्स है ये पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एट्रिया में लेकर के आते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, तो आपका जवाब होगा पल्मोनरी आर्टरी। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, तो आपका जवाब होगा पल्मोनरी वेन। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पल्मोनरी वेन्स हार्ट के कौन से चैम्बर में आकर के ओपन होता है, तो जवाब होगा लेफ्ट एट्रिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा आपके बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके कहां लाते हैं, तो जवाब होगा राइट एट्रियम में। स्टूडेंट जो भी बातें मैंने आपको यहां पर बताई हैं, यहां से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट, ये इस डायग्राम से आप इजिली समझ सकते हैं। स्टूडेंट अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक सिंपल तरीके से डबल सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करेंगे, जहां पर इन बातों को हम दोबारा समझने का प्रयास करेंगे, और वहां पर हमारा उद्देश्य सिर्फ ये रहेगा कि आपको इजी वे में एक स्केच के माध्यम से आपको डबल सर्कुलेशन और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को दोबारा समझाएं। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आगे का